अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये अप्लाई नहीं होता है ऑन इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपका काम चल रहा है उसके ऊपर, या डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इन पर ये अप्लाई नहीं होता। इफेक्टिवली ये किस पर अप्लाई होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, इन दोनों पर ये अप्लाई होता है। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह स्टैंडर्ड लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वहां पर क्या होने चाहिए, कोई इंडिकेटर्स होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में इंडिकेटर ना लिखे हो तो भी मान लेना कि इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? दो तरह के इंडिकेटर्स हैं, एक है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और एक है इंटरनल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में कौन कौन से हैं? मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स हैज डिक्लाइंड सब्सटेंशियली, या हमारे खिलाफ अनफेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं इन रिलेशन टू डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज या टेक्नोलॉजी, इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है? काफी ज्यादा बढ़ गया है, या कंपनी के अंदर लो कैपिटलाइजेशन है, यानी उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है उसके एसेट्स की वैल्यू से भी क्या हो गई है? लोअर हो गई है। इंटरनल इंडिकेटर में हो सकता है जैसे एसेट के अंदर कोई फिजिकल डैमेज हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या डैमेज तो नहीं हुआ लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो गई है, पुअर परफॉर्मेंस, या कंपनी ने कोई प्लान बना रखे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के, यानी कि वो उसको चेंज करना चाहती है। ये इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, जब आपके पास ये इंडिकेटर होते हैं तो आप अपने पास क्या करते हैं? आप अपने पास आइडेंटिफाई करते हैं। आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं क्या वो एसेट्स इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज जनरेट कर सकता है। तो मुझे बताओ, अगर वो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर सकता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? हम बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली इसको टेस्ट करोगे, इंडिपेंडेंट टेस्ट करोगे। तो मेन चीज क्या है कि लार्जली इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज जनरेट करने के लिए आपके पास डेटा हो। तो आपको जब भी कभी कोई चीज बताई कि भाई वो कहे ये एसेट इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, तो आप अकेले टेस्ट करेंगे। और अगर वो कहे अकेले नहीं कर सकते, मिलके ही करना पड़ता है, इसको इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है, तो फिर आप अपने पास उसको ग्रुप बनाओगे। अदरवाइज हम उसका ग्रुप बनाते हैं जो कि मल्टीपल एसेट्स का होता है, और मल्टीपल एसेट्स के अंदर ही उसको हम क्या कर देते हैं? इंपेयर कर देते हैं। इन्हीं के अंदर हम गुडविल को भी ऐड कर देते हैं, इन्हीं में हम लोग कॉर्पोरेट एसेट्स को ऐड कर देते हैं। कॉर्पोरेट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इन एसेट्स के अलावा जो हेड ऑफिस के एसेट्स हैं, रिसर्च के एसेट्स हैं, उनको भी हम साथ में ऐड कर देते हैं। हम इन केसेस के अंदर हम जब इंपेयरमेंट करते हैं तो इसके अंदर दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है बॉटम अप अप्रोच, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं? हम लोग अपना इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं और एलोकेट कर देते हैं। एलोकेट किसे करते हैं? फर्स्ट किसको एलोकेट करते हैं? गुडविल को। और बैलेंस किसे कर देते हैं? अदर एसेट्स को इंपेयर कर देते हैं। बॉटम अप का मतलब यह है कि हम उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर जाकर उसके अंदर देखते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन से एसेट हैं और उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। टॉप डाउन में क्या होता है? उसके अंदर चूंकि हम अपने पास चीजों को कई बार एलोकेट नहीं कर पा रहे होते, तो अपने पास कंबाइन कर लेते हैं ऑल सीजीयूज, और फिर उसके बाद हम अपने पास उसके अंदर भी एलोकेट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू द गुडविल, और बैलेंस अगर कोई आएगा तो हम बाकी एसेट्स इन दी जो टॉप डाउन अप्रोच में एसेट्स है उनमें इंपेयर करते हैं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट हमने आपके साथ बताया कि ऐसा ऐसा होता है। इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट, ये दो चीजें हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है। एक क्या है? कैलकुलेशन, और एक है ट्रीटमेंट। कैलकुलेशन का फॉर्मूला है CA - RA।
तो सीए क्या होगा? सीए होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर रीवैल्यूएशन इफ एनी। और आरए जो होगा ये होगा हायर ऑफ, दो आइटम्स का हायर है, एनएसपी नेट सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने रुपए का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग के एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में हम लोग कमीशन लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेते हैं और टैक्सेस को भी नहीं लेते हैं। और इसके अलावा इसमें है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में हम क्या देखते हैं? जो आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनके हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं बेस्ड ऑन दी डिस्काउंट रेट। सावधानी के साथ समझना, इसमें रेजिडुअल वैल्यू को भी लास्ट में इंक्लूड किया जाता है। दोनों वैल्यूज निकालनी जरूरी नहीं होती है, कोई एक आधी केस में हमारे पास अकेले से भी काम चल जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास स्टैंडर्ड ही मैंडेट नहीं करता कि दोनों की कैलकुलेशन होनी चाहिए। इंपेयरमेंट लॉस निकालने के बाद इसके अंदर हम फर्स्ट किसको एलोकेट करते हैं? फर्स्ट एलोकेट करते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को, और जो बाकी का होता है वो किसको एलोकेट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को। रीवैल्यूएशन रिजर्व हो सकता है हमारे पास जो बैलेंस आ रहा हो वो बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन, तो यह भी हो सकता है। दिस इज नॉट बेस्ट पॉलिसी, ये बेस्ट पॉलिसी नहीं होती है। फिर भी अगर क्वेश्चन आपको कहे तो ऐसे में आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व आफ्टर डेप्रीसिएशन कितना बचा हुआ है उसे यूज करना चाहिए। नहीं तो आपका बैलेंस जो आरआर में आ रहा है विदाउट डेप्रीसिएशन उसी को हम लोग अपने पास यूज कर लेते हैं और उतने का आरआर और बाकी का बैलेंसिंग फिगर कहां एडजस्ट करते हैं? पी&एल में। इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनती हैं? इसकी जनरल एंट्री बनती है आरआर अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, या आप खाली प्लांट एंड मशीनरी या इंटेंजिबल एसेट भी लिख सकते हैं। हम इस तरह से अपने पास इसकी अकाउंटिंग करते हैं। यहां इंस्टीट्यूट कभी कभी आपसे करंट ईयर डेप्रीसिएशन यानी कि अगले साल की डेप्रीसिएशन पूछ लेता है। इसको रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन या आपके पास नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन वर्ड भी यूज कर सकता है। जिसमें आप सीए देख लेते हो कौन सा वाला? आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस माइनस आरवी डिवाइडेड बाय बैलेंस लाइफ। इससे अपने पास आप क्या कर लेते हो? इससे अपने पास आप बैलेंस ढूंढ लेते हो कि आपका आने वाले समय का इंपेयरमेंट लॉस कितना है। हमने इतना सब बताया, फिर हमने कुछ बातें और बताई। हमने कहा आरए कैन नॉट बी नेगेटिव, इसे कभी नेगेटिव मत होने देना। आरए क्या हो जाएगा? इफ नेगेटिव तो क्या ले लेना? इफ नेगेटिव तो आप उसे 0 ले लेना। ये नेगेटिव आता क्यों है? ये नेगेटिव आता है बिकॉज ऑफ प्रोविजंस। असल में क्या होता है? एसेट की वैल्यू नील होती है लेकिन प्रोविजन फॉर ड्रॉल उस वजह से नेगेटिव आ रहा होता है, जो कि आप AS 29 में AS 10 में भी पढ़ा था आपने, वहां पर बनाते थे, उस वजह से ये नेगेटिव आता है। बट आप नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे, आपका आरए हमेशा क्या होगा? 0 लेकर के अपने पास आप कैलकुलेशंस कर डालेंगे। हमारा इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल भी हो सकती है। रिवर्सल पर फिर से आपका इंस्टीट्यूट इसमें कुछ बात नहीं करता, लेकिन इसके अंदर भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स सिमिलर हैं जो ऊपर थे, लेकिन ये उल्टे लिखे होंगे। और इसके अंदर एक लिमिट है कि आप रिवर्सल कितना कर सकते हैं। आप आरए माइनस सीए तक की कर सकते हैं, या जो अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस था हम उतने रुपए की रिवर्सल कर सकते हैं। जो अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस है उसमें सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट किया जाता है, लेकिन अगेन इंस्टीट्यूट उस लेवल तक जा नहीं रहा, इसलिए मैंने उसकी चर्चा आपकी क्लास में कम की है। तो मैंने कहा ये आपका टोटल स्टैंडर्ड है। अगर मैं कहूं रियलिटी में आपके लिए जो स्टैंडर्ड है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये रियलिटी में आपके लिए स्टैंडर्ड है? यानी दिस इज द पार्ट विच इज नीडेड फॉर योर एग्जाम्स, यानी इसको अच्छे से करना है। इसके अलावा ये इंडिकेटर वाला पार्ट भी आपने अच्छे से करना है, और इसके अलावा ये किस पर अप्लाई होता है और किन पर अप्लाई नहीं होता ये पता होना चाहिए, और मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए। तो बाकी की जो मैंने बातें लिखी हैं दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट पार्ट ऑफ योर, मैं कहूं कि बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं उसके आने के। ठीक है।